अध्याय 4 मानचित्र। आप दूसरे अध्याय ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर में ग्लोब के महत्व के विषय में पढ़ चुके हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है, परंतु जब हम पृथ्वी के केवल एक हिस्से जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक हिस्से का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना संभव नहीं। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को और कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की भांति तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब ये एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा भिन्न भिन्न पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें अधिक जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र निम्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ का नीचे वर्णन किया गया है। भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र तथा थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को प्रदर्शित करने वाले मानचित्रों को भौतिक अथवा उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। दूसरा, राजनीतिक मानचित्र विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और उसकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। तीसरा, थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष लक्षणों की जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के द्वारा उसका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व अथवा उसके एक भाग को कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। प्रायः मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के मध्य की दूरी वास्तविक बनी रहे। ये तभी संभव हो पाता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को दर्शाते हैं। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात पैमाना कहलाता है। उदाहरण स्वरूप आपके विद्यालय और आपके घर के मध्य की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से दर्शाया गया है। इसका अभिप्राय ये है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस तरह पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत उपयोगी होता है। अगर आपको पैमाने का ज्ञान है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के मध्य की दूरी का पता लगा सकते हैं। इसकी अपेक्षा बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे कि महाद्वीपों या देशों को कागज पर दर्शाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। परिणाम स्वरूप मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दर्शाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। दिशा अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। ये तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के विषय में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के विषय में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहलाते हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं: उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इस बीच वाली दिशाओं की सहायता से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। हम दिक्सूचक की मदद से किसी स्थान की दिशा का मालूम कर सकते हैं। ये एक यंत्र है जिसकी मदद से मुख्य दिशाओं का मालूम किया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा सदा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। प्रतीक मानचित्र का तीसरा प्रमुख अंग है।
मानचित्र में सभी लक्षणों को उनकी सही आकृति जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना असंभव होता है। इसलिए इन्हें निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दिखाया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। इन प्रतीकों के प्रयोग के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना सरल होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के विषय में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की मदद के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी सरलता से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के प्रयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण स्वरूप सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। रेखाचित्र रेखाचित्र एक आरेख है जिसका आधार पैमाना न होकर स्मृति और स्थानीय प्रेक्षण होता है। कभी कभी क्षेत्र के एक कच्चे आरेख की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। कल्पना कीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, परंतु आपको मार्ग का ज्ञान नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को समझाने के लिए एक कच्चा आरेख बना सकता है। इस तरह कच्चे आरेख को बिना पैमाने की मदद से खींचा जाता है। इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें विस्तृत जानकारियां प्राप्त होती हैं, परंतु कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दर्शाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है।